Hey scholars, welcome to the Scholic. Today we are going to discuss, read and learn about the chapter 2, that is microorganisms, friends and foe. तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये दो वर्डों से बना है, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। माइक्रो और ऑर्गेनिजम्स, तो माइक्रो का मतलब जो बहुत ही छोटे होते हैं, और ऑर्गेनिज्म जैसे हमें पता ही है, जो अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं, जीवाणु, जीवाश्म, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, और कुछ फो भी होते हैं। फो मतलब दुश्मन भी होते हैं, जो हमारे हमको नुकसान पहुंचाते हैं किसी न किसी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around which we normally cannot see, जिनको हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख पाते, नेक्ड आई से नहीं देख पाते, विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और द लेंस। जो वेरी हाई पावर के लेंस होते हैं, उनके बिना हम नहीं देख पाते जिनको, तो उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स और माइक्रोब्स। ठीक है। और these microorganisms can be seen with the help of microscopes, और इनको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। अभी जो आपकी बुक है, इस बुक में 4, इस चैप्टर में 4 मेजर ग्रुप्स में इनको बताया गया है, आपकी एज और क्लास के हिसाब से। तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। तो अभी इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे, इन चारों ग्रुप्स के बारे में। और एक जो अलग है, इनसे अलग एक स्पेशली जिसको मेंशन किया गया, वो है वायरस। और ये अलग क्यों है? क्योंकि वायरस जो होते हैं, वो अपने पैथोजन की सेल्स के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं, ओनली इनसाइड द रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट। जिसको ये शिकार बनाते हैं, सिर्फ उसकी सेल्स के अंदर ही रीजनरेट होते हैं। और जो ये सब बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ और एल्गी हैं, ये कहीं पर भी पनप जाते हैं, ये इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं, और ये किसी सरफेस पे भी कहीं पर भी ग्रो करने लगते हैं। इनको जरूरी नहीं है कि इनको सेल्स ही चाहिए ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस और दोबारा से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो वायरस जो होता है, वो किन किन डिजीज को कॉज करता है? पोलियो एक जो बड़ा ही भयंकर रोग है, जिसके बारे में आपने सभी ने सुना होगा। बचपन में हमें पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है। दवाई तो नहीं कहेंगे उसको, हम वैक्सीन कहेंगे। पोलियो का वैक्सीनेशन किया जाता है हमको। 2 बूंद जिंदगी के नाम से भारत सरकार जो थी, प्रचार करती थी उसका। पोलियो आपने देखा भी होगा, टीवी पे अमिताभ बच्चन साहब आते थे, वो बोलते थे 2 बूंद जिंदगी की। तो 2 ड्रॉप्स ऑफ पोलियो वैक्सीन हमें पिलाई जाती थी। और चिकन पॉक्स जो एक बीमारी है, उसके लिए भी वायरस ही जिम्मेदार है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कौन-कौन से होते हैं? जैसे टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाई जो बैक्टीरिया है, उसकी वजह से ये होता है। ट्यूबरक्लोसिस हुआ। और प्रोटोजोआ की वजह से कौन से? डायसेंट्री, जो पेट में बार-बार गुड़गुड़ाहट और पानी से बनना, और पेट में अपचिस होना, और छोटे-छोटे जो कीड़े टाइप हैं वो हो जाना, वो डायसेंट्री कहलाता है। और मलेरिया की जो बीमारी होती है, वो किसके कारण? प्रोटोजोआ। और मलेरिया को कौन फैलाता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होता है, वो मलेरिया का कैरियर होता है। जो एक मलेरिया जिस पर्सन को हो रखा है, उसके बॉडी से ब्लड लेता है, और दूसरे पर्सन के, स्वस्थ पर्सन की बॉडी में एक जो पर्सन है, ये पहले से इफेक्टेड है मलेरिया से, और यहाँ से एक मॉस्किटो आएगा, इसको बाइट करेगा। और दूसरा जो पर्सन है, जो स्वस्थ है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, ये फिर जाके उसको बाइट करेगा। तो उससे क्या होता है, जो मलेरिया का पैथोजन है, इस बॉडी से इस बॉडी में पहुंच जाता है। किसके जरिए? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के जरिए। तो ये नेक्स्ट चैप्टर आगे आएंगे, तब उनमें हम पढ़ पाएंगे इस बारे में। तो डायसेंट्री, मलेरिया, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस। और एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआंस। तो प्रोटोजोआ है जो, वो 2 वर्ड से बन के मिला है, प्रोटो और जो जोअन। प्रोटो का मतलब होता है पहला, फर्स्ट, यह ग्रीक वर्ड है। और जोअन जो है, वो भी जू वर्ड से बना है, और इसका मतलब भी होता है फर्स्ट, मतलब नहीं नहीं, इसका मतलब होता है एनिमल। तो प्रोटो और जोआ। तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था, उन्होंने सोचा कि यही जो पहले एनिमल है, जिनसे इसको ड्राइव किया गया, और ये बाद में अलग अलग प्रकार के एनिमल्स बन गए।
तो उन्होंने इसको कहा प्रोटोजोआ, फर्स्ट एनिमल उन्होंने इसको माना, बट बाद में जो ये डेफिनेशन, ये वर्ड जो है, ये टर्मिनोलॉजी वो लागू नहीं होती। आज की डेट में बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं और बायोलॉजिस्ट हैं वो इस टर्मिनोलॉजी को यूज नहीं करते क्योंकि ये प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं होती है। बट जिस टाइम पे डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पे इसको यूज किया जाता था। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया की इमेजेस हैं जो हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जिसको जूम करके दिखाया गया है। ये बैक्टीरिया है। इधर ये देखो आप एल्गी अलग-अलग टाइप का। एल्गी क्या होता है? एल्गी वो होता है जो फंगस टाइप आपने देखा हो ब्रेड वगैरह के ऊपर या अचार के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट सा फंगस लग जाता है उसको एल्गी बोलते हैं। और ये प्रोटोजोआस जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ब्रेड के ऊपर माउल्डिंग हो जाती है, वो भी एल्गी से होती है जो ब्रेड के ऊपर माउल्डिंग होती है। ये फंगस भी लग जाता है। फंगी और एल्गी जो होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आपने देखा हो हम बचपन में बोलते थे सांप की छतरी या मशरूम जिसको बोला जाता है, वो भी एक तरीके का क्या है? फंजाई और एल्गी है वो भी। और ये है वायरस जो सबसे खतरनाक माना जाता है। हालांकि ये सभी अलग अलग मात्रा में सभी नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को, एनिमल्स को। तो हम बात करते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये कहाँ पे रहते हैं और क्या ये खाते हैं? तो दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये सभी तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। आइस कोल्ड जहाँ पे बर्फ जमी हुई है वहां से लेके और जहाँ पर बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर है जैसे सहारा का रेगिस्तान, थार रेगिस्तान। और जो ग्लेशियर्स हैं उनमें भी माना जाता है कि जो ग्लेशियर्स हैं जिनमें आइस की बहुत मोटी मोटी शीट्स जमी हुई हैं, कई कई हजार फीट तक जो बर्फ जमी हुई है, उस बर्फ के पिघलने पर पृथ्वी को, हमारे साइंटिस्टों को, हमारी इस अर्थ को बहुत सारे तरह के वायरस बैक्टीरियाज को फेस करना पड़ेगा ऐसा माना जाता है क्योंकि वो सब अभी क्या है डोरमिनेंट स्टेज में है और वो जमे हुए हैं इन आइस ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के अंदर। तो ये हर जगह पाए जाते हैं, मार्सी लैंड्स में, डेजर्ट्स में, हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है, बारिश, हर तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं ये। और ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिजम्स के साथ भी ग्रो करते हैं और ये खुद एग्जिस्ट फ्रीली इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे ही फ्रीली घूमते भी रहते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ हमारा क्या संबंध है और हम इनके साथ कैसे रहते हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, बीमार करने में भी और बहुत सारी चीजों में हमें फायदा भी करते हैं। कुछ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो फ्रेंडली माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? जैसे कि रिजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, दही बनाने में लैक्टोबैसिलस काम आता है। लैक्टोबैसिलस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हेल्प करता है, वो एक बैक्टीरिया है, वो हेल्प करता है दही जमने में, दूध से दही जमने में, वो मल्टीप्लाई होता है और उसकी दही बना देता है। ऐसे ही ब्रेड बनाने के लिए जो यीस्ट का यूज होता है, फर्मेंटेशन का, केक बनाने के लिए भी यीस्ट का यूज होता है, अल्कोहल बनाने के लिए, फर्मेंटेशन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, यीस्ट का यूज किया जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी डेली लाइफ में हमें हेल्प करते हैं। और इन्वायरमेंट क्लीनिंग में भी इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत से बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो वेस्ट मटेरियल को, ऑर्गेनिक वेस्ट को, जैसे कि वेजिटेबल्स, जो पेड़ पौधों के पत्ते, छिलके, और एनिमल्स का जो रिमेन्स होता है, जो डेड एनिमल्स होते हैं, या फिर जो एनिमल्स बाथरूम, लैट्रिन, टॉयलेट वगैरह करते हैं वो सब, और फेसेस जो ह्यूमन फेसेस हैं, इन सबको डिग्रेड करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और इन्वायरमेंट में उसको बार बार ब्रेक करके, बिल्कुल उसको कंपोनेंट को ब्रेक करके खत्म कर देते हैं ताकि वो सॉइल में अच्छे से मिक्स हो सके और किसी तरह की किसी को हानि ना पहुंचे। तो बैक्टीरिया और ये अलग-अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े हैं, इनका यूज मेडिसिन्स में भी होता है। जैसा कि हमें पता है हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज का यूज होता है एंटीबायोटिक्स के अंदर, जो कि अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, और वो जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं उनको जो है वो खा जाते हैं और उनको हमारी बॉडी के अंदर से खत्म कर देते हैं। और सॉइल फर्टिलिटी कौन बढ़ाता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग करके, जो इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन होती है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, उसको फिक्स करके सोइल में मिला देता है। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो इस काम को करता है। बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ये क्या करता है? एनवायरनमेंट के अंदर जो सोइल है उसको, सॉरी, एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको कंज्यूम करता है और उसको सोइल के अंदर मिक्स कर देता है, जिससे सोइल की फर्टिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है।
मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड ये किससे होता है? ये होता है यीस्ट के कारण। और कैसे होता है? जब हम उसका फर्मेंटेशन करते हैं तो कर्ड के लिए जो जिम्मेदार है बैक्टीरिया वो है लैक्टोबैसिलस, इस नाम को हम ध्यान रखेंगे। ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड करता है, मल्टीप्लाई होता है मिल्क के अंदर बार बार। हम छोटा सा जो हम जावन डालते हैं दूध के अंदर, उससे क्या होता है, उसमें थोड़ी सी मात्रा में लैक्टोबैसिलस होता है। और जब वो हम उसको डाल देते हैं तो पूरी रात उसको छोड़ देते हैं, और रात के अंदर वो इतनी स्पीड से मल्टीप्लाई होते हैं कि सुबह तक वो सारे दूध की कर्ड बना देते हैं। इतनी मात्रा में वायरस हो जाते हैं। हम उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में वायरस डालते हैं और वो पूरे दूध के अंदर वायरस ही वायरस बन जाते हैं। तो चीज वगैरह ये सब बनाने में इसकी हेल्प होती है। ठीक है। तो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, उस फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए क्या बनाया जाता है? अल्कोहल बनाया जाता है। और जो हम घर में यूज करते हैं ब्रेड वगैरह, वो सब बनाए जाते हैं। या फिर हम कई बार आपने देखा हो चीजों को बनाने के लिए, फूला हुआ बनाने के लिए, जैसे छोले भटूरे के साथ भटूरे होते हैं, तो भटूरे फूले फूले बने उसके लिए क्या करते हैं, उसमें हम यीस्ट का यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर, यीस्ट जो होता है वो रैपिडली प्रोड्यूस होता है, और जब रेस्पायर करता है, सांस लेता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, बबल्स बन जाते हैं। और वो बबल्स क्या करते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, उस पर्टिकुलर मटेरियल की वॉल्यूम कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो फर्मेंटेशन क्या करती है? फर्मेंटेशन जो होती है वो अल्कोहल बनाती है, यीस्ट के द्वारा किया जाता है। और किसके लिए? ग्रेन्स जो होते हैं, ग्रेन्स कौन कौन से? अलग अलग तरह के ग्रेन्स हैं, जैसे गेहूं, जौ, और फलों का जो मिक्सचर होता है, अलग अलग तरह के फल होते हैं, उनके अंदर शुगर होती है। उस शुगर को फर्मेंट करके ये क्या कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल बना देता है। लुईस पास्चर ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था इन 1857। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, पास्चराइजेशन प्रोसेस आएगी, वो भी हम पढ़ेंगे। तो मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दवाइयों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ यूज होते हैं? तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज्यादा यूज होता है। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टेट्रासाइक्लिन, ये सब आपने दवाइयों के नाम, इरिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स हैं, अजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो खराब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको जाके कंज्यूम कर लेते हैं, उनको जाके खत्म करते हैं। इन इन मेडिसिन के अंदर भी, एंटीबायोटिक्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले जाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो पहले से वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको ये कंज्यूम कर लेते हैं या उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमने पढ़ा कि वो अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, या फिर विनेगर बनाने के लिए, और जो आप ब्रेड खाते हैं वो बनाने के लिए, इन सब के लिए यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया, जो फंगई और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं, और जो हमारी बॉडी के अंदर खराब बैक्टीरिया होते हैं उनको ईट कर लेते हैं या उनको खत्म कर देते हैं। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे बताई गई कि एंटीबायोटिक्स हमें बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, एंटीबायोटिक्स ज्यादा लेने से हमारी बॉडी के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जिससे हमें, हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है या कोई इन्फेक्शन वगैरह फैल सकता है। नाउ वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन के बारे में अच्छे से समझेंगे। When a pathogen, a foreign pathogen enters into our body, इट में बी अ वायरस, जो वायरस होते हैं जब वो हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, या कोई फॉरेन पैथोजन होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको किल करने की या उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। तो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। जैसे कि आप ये मानो कि जब कोई बाहर से अटैक करने के लिए किसी देश पे आता है, तो उस देश की रक्षा करने के लिए कुछ फौजी होते हैं, कुछ सोल्जर्स होते हैं जो उसके बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। जब कोई बाहर से आता है तो वो क्या करते हैं, वो उनसे लड़ाई करते हैं और उनको किल करने की या पीट के भगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमारी शरीर के अंदर जो होता है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं, जो इन्वेडर, इन्वेडर कौन होता है, जो बाहर से आके हमला करने वाला होता है, आत्म आ, आक्रमणकारी, उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। बट एक समस्या क्या है, एक समस्या ये है कि वो एंटीबॉडीज जो है, वो उसी तरह की जनरेट हो पाती है हमारी बॉडी के अंदर, जिस तरह के दुश्मनों का इसको पता होता है
कि इस तरह का अटैक हो सकता है। मान लो इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमारा ये एक देश है और इस देश पे अभी तक जो है लाठी डंडों से पहले जो लड़ने आते थे वो लाठी डंडे और तलवारों से ही लड़ने आते थे। तो हमारे सोल्जर्स जो थे वो भी लाठी डंडे और तलवार लेकर ही खड़े रहते थे उनका सामना करने के लिए। बट सडनली क्या हुआ, किसी दूसरे देश के सोल्जर्स आए और उनके पास में क्या थे, मॉडर्न वेपन्स थे, जैसे कि मिसाइल्स थी, एरोप्लेन्स थे, एयरक्राफ्ट थे, फाइटर प्लेन्स थे और पिस्टल और मशीन गन्स वगैरह से वो लड़ने आ गए। तो अब जो हमारे जो सोल्जर हैं जिनके पास लाठी डंडे और तलवारें हैं, वो उनसे नहीं लड़ पाएंगे और वो जाहिर सी बात है कि उनसे हार जाएंगे, क्योंकि उनको उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में या एडवांसमेंट के बारे में नहीं पता था कि वो हमसे ज्यादा पावरफुल हैं। तो जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हल्के पड़ जाएंगे और वो जो सोल्जर्स हैं वो उन पर हैवी हो जाएंगे। तो ऐसे ही बॉडी के अंदर होता है, जब बॉडी को नहीं पता होता है कि कोई ज्यादा पावरफुल एजेंट या पैथोजन इन्वेड करने के लिए आ रहा है, अटैक करने के लिए आ रहा है बॉडी के ऊपर, बॉडी सेल्स के ऊपर, तो बॉडी उससे हार जाती है और धीरे-धीरे बीमार होने लगती है और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। बट जब बॉडी को पता चल जाता है कि इस तरह का खतरा भी हो सकता है, इस तरह के खतरे से भी हमें लड़ना पड़ सकता है, तो बॉडी क्या करती है, खुद ही उस खतरे से बचने के लिए अपने अंदर एंटीबॉडीज़ जनरेट कर लेती है और वो एंटीबॉडीज़ क्या है, वही सोल्जर्स हैं। अब उन सोल्जर्स को भी अगली लड़ाई के लिए तैयार कर दिया जाता है और उनको भी क्या कर दिया जाता है, आधुनिक या मॉडर्न वेपन्स दे दिए जाते हैं, उनको भी एयरक्राफ्ट और मशीन गन्स वगैरह दे दिए जाते हैं, ताकि वो उन सोल्जर्स का अच्छे से मुकाबला कर सकें, उन आक्रमणकारियों का अच्छे से मुकाबला कर सकें। तो क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैक्सीन देते हैं। बॉडी को क्या दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन के अंदर क्या किया जाता है, जिस वायरस या बैक्टीरिया का बॉडी के लिए खतरा होता है, उस वायरस या बैक्टीरिया की डोरमेंट फॉर्म, यानी कि जो वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, इनएक्टिव फॉर्म में बहुत छोटी सी मात्रा हमारी बॉडी के अंदर दे दी जाती है, डाल दी जाती है, बाय इंजेक्शन और बाय ओरल वैक्सीनेशन। तो उस वैक्सीन के अंदर बहुत मामूली सी मात्रा में उस फॉरेन इन्वेडर को हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, बॉडी को पता चल जाता है कि भविष्य में इन फ्यूचर हमें इस तरह के पैथोजन से भी लड़ना पड़ सकता है और वो उसी हिसाब से अपने अंदर एंटीबॉडीज क्या है, डेवलप कर लेती है। तो उससे क्या बेनिफिट होता है, फिर थ्रू आउट द लाइफ उस तरह के इन्वेजन से बॉडी को नुकसान नहीं होता और होता भी है तो बहुत जल्दी ही बॉडी रिकवर कर लेती है। जैसा कि अभी पोलियो, पोलियो तो पहले ही इरेडिकेट कर चुके हैं पोलियो की वैक्सीनेशन के द्वारा। अभी जो रिसेंट केस था वो था कोरोना वायरस का। तो कोरोना का जो वायरस था वो सभी की बॉडी के अंदर एंटर कर गया और बॉडी के पास इतने बॉडी को नॉलेज नहीं थी कि ये इतना हानिकारक है या इतना ज्यादा पावरफुल है कि हमें नुकसान पहुंचा देगा। और बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज थे वो उससे लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में सक्षम या पावरफुल नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, कोरोना वायरस ने बॉडी को अपनी चपेट में ले लिया और बहुत से लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। बट जैसे ही गवर्नमेंट ने इसकी रिसर्च करके बड़ी स्पीड से इसकी वैक्सीन बनाई और वैक्सीन देने के बाद क्या हुआ, बॉडी ने स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज बना लिए जिससे कोरोना वायरस को हराया जा सका। तो दिस इज द लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ वायरस एंड वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने में बैक्टीरिया का यूज होता है, वहां पे हमने वायरस की बात की। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था, राइजोबियम एक है, एक साइनोबैक्टीरियम होता है। साइनोबैक्टीरिया ये रहा, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर है, जो नाइट्रोजन के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन होती है उसको बायोलॉजिकली फिक्स कर देता है, सोइल के अंदर मिक्स कर देता है, जिससे नाइट्रोजन की जो अधिकता वो एनवायरनमेंट में नहीं होती है, जिसकी जितनी उसकी रेशो होनी चाहिए उतना ही रेशो एनवायरनमेंट के अंदर रहता है। और बहुत से जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, जो उसको डिस्पोजल है, वेस्ट जो है उसको डिग्रेड करने में, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिनको बायो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बायोकेमिकली डिकम्पोज कर लेते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। जैसे जो पेड़ के पौधों के जो छिलके हुए खाने के सामान, इस तरह के, जैसे हमारे पास गेहूं, चावल, दाल या फिर फल फूल, ये इस तरह की चीजें जो हैं बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जो इजिली डिग्रेड हो जाती हैं। और प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो इजिली डिग्रेड नहीं होता है और जिसकी वजह से
इन्वायरमेंट को काफी नुकसान होता है। वो डिकम्पोजिशन उसका इजीली नहीं होता। डिकम्पोजिशन वर्ड का क्या मतलब है? कम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत छोटे पार्टिकल्स में नहीं तोड़ पाता है वो। और डिकम्पोजिशन के जरिए वो क्या होता है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो किस में हो जाता है कन्वर्ट? मैन्योर में हो जाता है, खाद में हो जाता है, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। और उस खाद में क्या होता है, बहुत सारी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स सोइल के लिए वेरी हेल्पफुल होते हैं और सोइल को फर्टिलिटी बढ़ाने में और उसके न्यूट्रिएंट्स को रिच करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं और डिजीज कोज करते हैं, किसमें? एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी। प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डिजीज कोज करते हैं, जैसे कि फसलों को बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह के होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, वो क्या करते हैं? फूड को खराब कर देते हैं। जैसा हमारा ब्रेड रखे होते हैं, कपड़े रखे होते हैं, उनमें भी यीस्ट लग जाता है, फंगस लग जाता है, लेदर को खराब कर देते हैं। तो दीज आर द फो फो मतलब दुश्मन, जो हमारे एंटी चलते हैं, जो हमारा नुकसान करते हैं। और डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी डिजीज? कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो कॉन्टैक्ट के जरिए फैलती हैं, जैसे कि एयर के जरिए। मान लो किसी ने स्नीज किया, छींक दिया, तो वो एयर जो है वो ट्रेवल करती है, दूसरे बंदा उसको इनहेल करता है और उससे क्या होता है, उसको भी वो बीमारी हो जाती है। या फिर वाटर के जरिए, जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है या कंटेमिनेटेड फूड है, और बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। वैसे इसके एग्जाम्पल हैं कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस और बहुत से फ्लू जो होते हैं, ये सब क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बहुत जल्दी फैल जाती हैं बाय स्नीजिंग। और स्नीजिंग में क्या होता है? फाइन ड्रॉपलेट्स, बहुत छोटे से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं हमारी नोज से, और वो एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं और वो दूसरे लोगों तक चले जाते हैं, जैसा कि अभी कोरोना वायरस के केस में हुआ था। और इसीलिए हमने सबने क्या किया? मास्क को मैंडेटरी कर दिया, ताकि स्नीज करने पर वो इन्वायरमेंट के अंदर ना फैलें, एयर के अंदर ना फैलें और दूसरा पर्सन उसको इनहेल ना करे, और जिससे हमारी जो कोरोना की चेन है वो टूट जाए और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग इससे बचाए जा सकें, और जो पहले से कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं उनको ठीक किया जा सके। तो ये जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, ये अपने आप यहाँ तक नहीं पहुंचते, कभी कभी इनको कैरियर्स की जरूरत होती है। कैरियर्स क्या होते हैं? कैरियर्स वो होते हैं जो होस्ट होते हैं, जिनके ऊपर बैठ के या जिनके साथ ट्रेवल करके ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। जैसे कि हाउस फ्लाइज हुई, जो घरों के अंदर मक्खियां होती हैं, वो क्या करती हैं? गलत जगह, गंदी जगहों पर बैठती हैं और फिर वो भोजन के ऊपर या हमारे कपड़ों के ऊपर, खाने पीने की चीजों के ऊपर बैठती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता है और माइक्रोब्स उनके साथ चिपक कर आ जाते हैं। जैसे कि वो गार्बेज में बैठ जाती हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, वेस्ट, इन सब पे बैठती हैं और पैथोजेंस को अपने साथ लेके आती हैं, जो उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं और वो हमारे खाने पर और इन सब चीजों पर चिपक जाती हैं। तो उससे क्या होता है? भोजन जो है, वो फूड जो है कंटेमिनेटेड हो जाता है और उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमारी बॉडीज के अंदर चला जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग वगैरह या डायरिया वगैरह फैल जाता है। दूसरा, जो फीमेल एनाफिलोज मॉस्किटो है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, ये किसको? मलेरिया को फैलाने में इसका काम होता है। और मलेरिया किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम जो होता है उसकी वजह से ये फैलता है। और फीमेल एडीज मॉस्किटो, दोनों ही केस में फीमेल एनाफिलीज और फीमेल एडीज मॉस्किटो, ये क्या करता है? ये डेंगू का जो वायरस होता है, इसको पहुंचाने में एक जगह से दूसरी जगह हेल्प करता है। तो ये डेंगू का कैरियर होता है। फीमेल एनाफिलीज जो है मलेरिया का, और फीमेल एडीज डेंगू का। इन दोनों बातों को हम क्या करें? ध्यान रखेंगे। और जो मॉस्किटोज होते हैं वो कहाँ ब्रीड करते हैं? वाटर के अंदर ब्रीड करते हैं। और बहुत सारे जो मॉस्किटोज होते हैं वो गंदे पानी के अंदर ब्रीड करते हैं, और जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी के अंदर ब्रीड करता है। इसलिए हमें जो अपने घर के वाटर पोट्स हैं, टायर्स, एक्स्ट्रा जो सामान पड़ा है, वेस्ट मटेरियल पड़ा है, कूलर्स, फ्लावर पॉट, ये सब, इनको टाइम टू टाइम चेक करता रहना चाहिए, वाटर टैंक वगैरह को, कहीं इसमें मच्छर जो है वो प्रजनन तो नहीं कर रहे हैं, वो ब्रीडिंग तो नहीं कर रहे हैं और वो फैल तो नहीं रहे हैं, ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट भी इस काम को करती रहती है, ताकि लोग बीमार ना हो। तो ये टेबल है, इसमें अलग-अलग बीमारियों के बारे में बताया गया है और वो किसके कारण होती है, ये सारी बातें बताई गई हैं। और जो उसके पैथोजेंस होते हैं वो कैसे स्प्रेड करते हैं, ये बातें भी बताई गई हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, और एयर जो है वो इसका एयर के कारण एयर में मिक्स होके स्प्रेड होता है। ऐसे ही मीजल्स जो वायरस है, ये
एयर में स्प्रेड होता है। चिकन पॉक्स जो वायरस है ये भी एयर और बाय कॉन्टैक्ट। पोलियो का जो वायरस है एयर और वाटर के जरिए फैलता है। तो ये सब बीमारियां हैं। हेपेटाइटिस जो होती है लीवर की बीमारी होती है जो लीवर को खराब कर देती है। ऐसे ही मलेरिया, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाई जो बैक्टीरिया होता है उसके जरिए फैलता है और वाटर के जरिए फैलता है। कोलोरा, ये सब घातक बीमारियां हैं जो हमारी बॉडी को हैवीली नुकसान पहुंचाती है और इन सम केसेस डेथ भी हो जाती है, एनिमल्स की भी और ह्यूमन बीइंग्स की भी। तो दीज आर द कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स के अंदर जो कुछ कॉमन बीमारियां वो होती है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या होती है? हिंदी में इसको मुंह खुर की बीमारी बोलते हैं। मुंह और खुर, जो एनिमल्स होते हैं उनके मुंह के अंदर मुंह के अंदर छाले और जख्म हो जाते हैं और उनके खुर खुर होते हैं पाँव। पाँव में जो उनके शू टाइप होते हैं, हो बोलते हैं जिसको हम शू हो, उसमें उनके जख्म और छाले हो जाते हैं। ना उनसे कुछ चला जाता है ना उनसे कुछ खाया जाता है। तो इसको फुट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स, ये सब फैलती है किसकी वजह से? बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से एनिमल्स के अंदर भी। और प्लांट्स के अंदर भी जो बीमारियां हैं वो फैलाते हैं। जैसे वीट का जो प्लांट होता है, राइस, पोटैटो, इनमें जब बैक्टीरिया या कोई और प्रोटोजोआ या कोई फंगी, यीस्ट वगैरह लग जाता है तो क्या होता है, वो वीट का जो पौधा है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है और वो जो पैदावार है बहुत कम होती है। ऐसे ही राइस के जो पौधे होते हैं उनको खा लेते हैं बीच में ही, और उसकी जो पैदावार है बहुत कम होती है, क्वालिटी उसकी बहुत ज्यादा घटिया हो जाती है। वो बहुत गंदी क्वालिटी के होते हैं और नॉट टू बी कंज्यूमेबल, वो कंज्यूम करने के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? अलग अलग तरह के वीडीसाइड्स का हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अलग अलग तरह के वीडीसाइड्स का छिड़काव किया जाता है। अलग अलग तरह के वीडीसाइड्स के हेल्प से हम उनको कंट्रोल करते हैं, उनको रोक सकते हैं। और फूड पॉइजनिंग क्या है? कोई हम इन्फेक्टेड जब फूड खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हमारे अंदर पेट के अंदर हो जाती है और उसमें पेट में दर्द, गुड़-गुड़ टाइप होना, वोमिटिंग होना और हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत तक आ जाती है। इस तरह की कंडीशन किससे होती है? फूड पॉइजनिंग से होती है। और फूड पॉइजनिंग किसके कारण होती है? इसी कंटेमिनेटेड भोजन के कारण। जो कंटेमिनेटेड फूड, हम स्पॉइल्ड फूड, जो सड़ा हुआ या कंटेमिनेटेड फूड हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं या वायरसेस हैं वो चले जाते हैं और वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी बॉडी को। फूड प्रिजर्वेशन क्या है? इसको फूड कंटेमिनेट ना हो और वो खराब ना हो, ज्यादा टाइम तक ठीक रहे, उसको साफ और सुथरा रखने के लिए क्या किया जाता है? फूड को प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सब से स्पॉइल ना हो और इनसे बचा रहे। तो इसके लिए क्या किया जाता है? कई बार जब हम दुकान से चिप्स वगैरह या सब पैक्ड सामान लेने जाते हैं तो उसके अंदर एक गैस फिल की जाती है। उस गैस का क्या नाम होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिल की जाती है ताकि वो जो है लंबे टाइम तक ठीक रहे और वो फूड खराब ना हो, हमारे कंज्यूम करने के लिए अच्छा हो। तो इसके कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। तो पिकल्स के अंदर, अचार के अंदर डाला जाता है ताकि माइक्रोब्स या यीस्ट उसको खराब ना करे। तो कौन सा पिकल? पिकल के अंदर कौन सा केमिकल? सोडियम बेंजोनेट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनका नाम हम याद रखेंगे, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट सल्फाइड। इनको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव ताकि जो है फूड खराब ना हो। कॉमन सोल्ट जो होता है वो बहुत सारी तरह के बैक्टीरिया को खत्म करने में हेल्प करता है जिससे कि उसमें कंटेमिनेशन नहीं होता है। तो ये सब जो मेथड है फूड को बचाने के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑयल एंड विनेगर किया जाता है, जो इन्वायरमेंट में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं उनसे बचाने के लिए ताकि स्पॉइल ना हो। हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं, कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा जाता है। जो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ठंड में जिंदा नहीं रह सकते उनसे बचाने के लिए कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर, कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है, स्टोर बनाए जाते हैं ऐसे। और जो बैक्टीरिया या वायरसेस हीट में नहीं जिंदा रह सकते उनसे बचाने के लिए गर्म जगह पर उस सामान को रखा जाता है। जैसे कि हम दूध को उबालते हैं पीने से पहले, और बहुत सारी कंडीशंस में हम पानी को भी उबालते हैं पीने से पहले, तो उसका क्या होता है, उससे क्या फायदा होता है? उससे उसके अंदर जो कंटेमिनेशन होता है या जो बैक्टीरिया कंटेमिनेटेड होते हैं वो सब क्या होते हैं? मर जाते हैं। पाश्चराइज्ड मिल्क। पाश्चराइज्ड मिल्क क्या है? पाश्चराइजेशन प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है और लुईस पाश्चर जो थे उन्होंने इस प्रोसेस को डिफाइन किया था। पाश्चराइज्ड
मिल्क क्या है, पाश्चराइज्ड मिल्क जो है वो लंबे टाइम तक दूध खराब ना हो उसको पाश्चराइज्ड किया जाता है। कैसे किया जाता है? पाश्चराइज्ड मिल्क जो है, जो हमें थैली के अंदर दूध आता है, जो पॉलीथीन के अंदर हम मदर डेयरी और ये सब गोपाल डेयरी इन सब से खरीदते हैं दुकानों से, वो पाश्चराइज्ड मिल्क होता है। उसको क्या किया जाता है? मिल्क को हीट किया जाता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, 70 डिग्री टेम्परेचर पे 15 से 30 सेकंड के लिए, और सडनली उसको एकदम से क्या कर दिया जाता है? चिल्ड करके स्टोर कर दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान क्या होता है? 70 डिग्री सेल्सियस पे जो वो सारे माइक्रोब्स या बैक्टीरिया जो उसके अंदर होते हैं, सारा कंटेमिनेशन खत्म हो जाता है और एकदम से उसको चिल्ड करके और बिल्कुल फ्रेश और अच्छी जगह पे उसको स्टोर कर लिया जाता है, जहाँ पर कंटेमिनेशन की कोई गुंजाइश ना हो। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पाश्चराइजेशन। इससे क्या होता है? मिल्क की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, वो खराब होने से, जल्दी खराब होने से बचता है। तो ये सब क्या है? फूड को कंटेमिनेशन से बचाने के लिए प्रोसेस यूज की जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हमने पढ़ा था, इन्वायरमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है, कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। इसकी मैंने पहले भी बात की थी। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर होता है, जो पल्सेस वगैरह होती हैं इन सब के अंदर, और नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्स करता है। इन्वायरमेंट के अंदर की जो नाइट्रोजन होती है उसको रूट्स के जरिए सोख लेता है, और भूमि के अंदर ये जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, और भूमि के अंदर, जमीन के अंदर, सोइल के अंदर उस नाइट्रोजन को मिक्स कर देता है। तो दिस इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। और नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे हम देख लेंगे कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। तो एज वी वेरी वेल वी नो, 70% ऑफ नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन आवर एयर। हमारी जो हवा है उसके अंदर नाइट्रोजन कितनी है? 78% है। और इस 78% का अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से बहुत ज्यादा यूज होता है एनवायरमेंट में। जैसे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको बैक्टीरिया के जरिए फिक्सेशन किया जाता है, सोइल में मिलाया जाता है, फिर वो प्लांट के अंदर जाती है, प्लांट से फिर वो दोबारा से कहाँ आ जाती है? एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, और वैसे ही घूमती रहती है। कुछ जो है प्लांट्स को हम इनटेक कर लेते हैं, एनिमल्स भी इनटेक करते हैं, तो वो नाइट्रोजन उन एनिमल्स की या प्लांट से उन एनिमल्स की बॉडी में जाती है, वहां से फिर वो इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाती है बाय एक्सक्रीशन और बाय रेस्पिरेशन और बाय वे अदर वेस्ट। तो दिस इज द चैप्टर, होल चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। लुक वी लुक कीवर्ड्स। तो फर्स्ट कीवर्ड है एल्गी। एल्गी का हमने वेरी वेल डिस्क्राइब, अच्छे से इसको बात की थी इसके बारे में। एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बताया था क्या होती है बॉडी के अंदर। जो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारने के लिए हम एंटीबायोटिक्स की मेडिसिन लेते हैं, और वो एंटीबायोटिक्स भी किससे? बैक्टीरिया से ही बनी होती हैं, अच्छे अच्छे बैक्टीरिया से। एंटीबॉडीज मैंने बताया था, बॉडी के अंदर जो सोल्जर होते हैं वो एंटीबॉडीज हैं। बैक्टीरिया मैंने बताया आपको अच्छे से। कैरियर की हमने बात की, जो कैरियर क्या होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह उस पैथोजन को, उस बैक्टीरिया या वायरस को लेके जाते हैं, वो कैरियर कहलाते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज, जो छूने से और हवा के जरिए और भोजन के जरिए, फूड के जरिए, वाटर के जरिए, इन सब से फैलती है, वो कम्युनिकेबल डिजीज होती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस का नाम है, जो यीस्ट है वो अल्कोहल या किसी और चीज में कन्वर्ट कर देता है उसको फर्मेंटेशन के जरिए। जैसे कि ब्रेड की कंडीशन में, अल्कोहल बनाने की कंडीशन में, तो फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है। फंगाई की हमने बात की, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया, उसकी हमने बात की, जो कर्ड बनाने में हेल्पफुल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हम अच्छे से समझ गए हैं, इस पूरा चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात ही हुई है। नाइट्रोजन साइकिल हमने देख ली। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने पढ़ लिया क्या होता है। पाश्चराइजेशन हमने पढ़ लिया, प्रोसेस अच्छे से क्या होती है, किसके नाम पे है? सर लुईस पाश्चर के नाम पे प्रोसेस है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। पैथोजन हमने अच्छे से पढ़ लिया क्या होते हैं, जो ये सब बैक्टीरिया, वायरस, ये सब है, ये पैथोजन ही कहलाते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं। प्रिजर्वेशन हमने पढ़ लिया, कैसे रख रखाव किया जाता है, उसको अच्छे से संभाल कर खाने की चीजों को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रोटोजोआ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। राइजोबियम बैक्टीरिया की हमने अच्छे से बात कर ली। वैक्सीन भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। वायरस क्या होते हैं ये भी हम अच्छे से समझ गए। और यीस्ट क्या होते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं ली जाती हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स होती हैं बैक्टीरिया और अलग तरह के इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं। वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं ली जाती हैं। वायरस जो होते हैं उनके लिए वैक्सीन ली जाती है, वैक्सीनेशन किया जाता है, और उसकी मैंने प्रोसेस आपको बता दी थी। तो अब चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं इस चैप्टर की जल्दी से एक बार। फिल इन द ब्लैंक्स है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, की हेल्प से हम देख सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है? नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स कर देता है, किसके अंदर? सोइल के अंदर मिक्स कर देता है इन्वायरमेंट से लेके, और फर्टिलिटी सोइल की बढ़ा देता है। अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, की हेल्प से अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है।
और कोलोरा इज केस्ड बाय, ये आप एक्सरसाइज में देख के मेरे को बताएंगे और कमेंट सेक्शन में भी इसका कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। टेक द करेक्ट आंसर। ये सब आप इतने अच्छे से चैप्टर को पढ़ने के बाद इजीली कर लेंगे, बट फिर भी अगर किसी को कोई समस्या आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट इज मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। ये सब भी आप कर लेंगे। कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीन विद द नेक्ड आइज, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं नहीं, और कैसे देख सकते हैं उनको, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 4 मेजर ग्रुप्स हैं, और वायरस की भी हमने इस चैप्टर में बात की थी। नेम द माइक्रो व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन द सॉइल। रिजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस के बारे में हमने बात की थी। कर्ड, यीस्ट, अल्कोहल, विनेगर, वाइन ये सब बनाने में हेल्पफुल होते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं, तो इन सब की हमने बात की। वैक्सीन बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूजफुलनेस आप इजीली लिख सकते हैं। और राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल इफेक्ट्स भी आप इजीली लिख सकते हैं। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या है ये मैंने आपको बताया, और प्रिकॉशंस जो मैंने आपको बताई थी कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया है या अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको भी एंटीबायोटिक्स खत्म कर सकती हैं। तो दिस इज द होल चैप्टर कंप्लीटेड हेयर। एक्सटेंडेड लर्निंग के लिए एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई समस्या इसमें आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया है नहीं आया, या क्या आपको कोई समस्या लगी, कोई सजेशन देना हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।